ओके, यस, वेलकम यू ऑल। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट यूनिवर्स एकेडमी। मैं अक्षय आपका स्वागत करता हूं। तो हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर तक कहां तक पढ़े थे? हम हमने खत्म कर दिया था व्हाट इज स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म। हमने किया था व्हाट इज स्ट्रेन हार्डनिंग। इट्स वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। आई होप यू ऑल एंजॉयड। नाउ स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म के बाद हम देखा था स्ट्रेंथनिंग बाय ग्रेन साइज रिफाइनमेंट। क्लियर है? यस। नाउ यहां तक हमने पूरा किया था हमारे प्रीवियस लेक्चर तक। बोलो क्लियर सबको? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? दो पूरे हो गए थे, स्ट्रेंथ हार्डनिंग और दूसरा आपका स्ट्रेंथनिंग बाय ग्रेन साइज रिफाइनमेंट। क्लियर? यहीं तक हुआ था ना? यहीं तक हुआ था कि और भी कुछ हो गया था? ओके, नाउ थर्ड वन इज बेसिकली व्हाट? स्ट्रेंथनिंग बाय एलॉइंग। देखिए, एलॉय मिलाने से कैसे स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, हम उसकी बात करने वाले हैं। ध्यान समझिएगा। अगर लिखा है स्ट्रेंथनिंग बाय एलॉइंग, एलॉइंग का मतलब क्या? कहीं ना कहीं आप उसमें इंटरस्टिशियल या सब्स्टिट्यूशन एलॉय मिला रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं सर यहां तक। मतलब एलॉय कैसे बनेंगे? एलॉय वैसे टू टाइप्स, इंटरस्टिशियल एलॉय और आपका सब्स्टिट्यूशन एलॉय। हमने बात की थी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बात तो तय है सर, अगर इंटरस्टिशियल एलॉय होगा या मैं कहूं सब्स्टिट्यूशन एलॉय होगा, तो कहीं ना कहीं उन दोनों ही केस में, कहीं ना कहीं इन दोनों ही केस में आपका टेंसाइल या कंप्रेसिव स्ट्रेन बनने वाला है। भाई थोड़ा बहुत तो बनेगा, कितने खुशी कर लो। अगर आप मान लीजिए इंटरस्टिशियल एलॉय की बात करते हैं, तो मान लो ये आपके जस्ट these आर बेसिकली आयरन एटम्स आर देयर। मैं कह सकता हूं इसके बीच में आपने कहीं अगर कार्बन के एटम आपने ऐड किए हैं, एलॉय बना है, तो यहां से मैं एक चीज समझ पा रहा हूं सर, कुछ भी कर लो थोड़ा बहुत तो कंप्रेसिव स्ट्रेन फील्ड डेवलप होगा ही होगा। बोलो क्लियर है? यही अगर मैं बात करूं आपके सब्स्टिट्यूशन एलॉय में, वहां भी कहीं ना कहीं आपका टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेन फील्ड बनने वाला है। बोलो यहां तक क्लियर है? तो मुझे बताओ, अगर मैं कह रहा हूं कि यहां पे कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेन फील्ड बनेगा, तो मेरी 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 बात का जवाब देना माय डियर। अगर टेंसाइल एंड स्ट्रेन फील्ड बना, तो मुझे बताओ इस आपके डिस्लोकेशन के मूवमेंट में आसानी होगी या दिक्कतें पैदा होगी? बताओ। योर डिस्लोकेशन मूवमेंट सिंपल होगा या डिफिकल्ट होगा? अगर मैं कह रहा हूं अगर कंप्रेसिव स्ट्रेन फील्ड बन गए, ये इतने स्ट्रेन फील्ड बढ़ गए माय डियर, ये स्ट्रेन फील्ड बन गया, ये भी स्ट्रेन बन गया, तो मुझे बताइए आपका जो डिस्लोकेशन के मूवमेंट में डिफिकल्टीज होगी कि नहीं होगी? एवरीवन, यस और नॉट? यस। जैसे ही आपके डिस्लोकेशन के मूवमेंट में समस्या आने लगी, तो मुझे बताओ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आसानी से होगा या डिफिकल्ट होगा? अगर डिस्लोकेशन के मोशन में दिक्कत है माय डियर, अगर डिस्लोकेशन के मोशन में दिक्कत है, तो कहीं ना कहीं आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रजिस्ट कर रहा है, वो नहीं होगा। तो माय डियर मैं कह सकता हूं क्या, अगर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रजिस्ट कर रहा है, तो जो मटेरियल है वो हार्ड बनेगा, कहीं ना कहीं उसमें स्ट्रेंथनिंग होगी। दिस बेसिकली कॉल्ड स्ट्रेंथनिंग बाय एलॉइंग। हम एलॉय मिलाते हैं तो उससे स्ट्रेंथ कैसे बढ़ती है? फ्रॉम दिस। इसका रीजन ये है, because due to alloying your compressive or tensile strain field develop, or due to this strain fields, the movement and dislocation will be restricted, so that plastic deformation will be restricted, and due to that what, your hardness will be increases, strength will be increases. everyone, now एक बात बताओ मुझे, ऐसा मान लीजिए आपने इंटरस्टिशियल आपने एलॉय बनाया, एक आपने बना सब्स्टिट्यूशन। क्लियर? इन दोनों ही केस में मुझे बताओ किसमें स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ेगी? बताओ। अगर मैं बात करता हूं, ये तो हमने बात की इंटरस्टिशियल का। एवरीवन क्लियर? और अगर मैं बात करता हूं मेरे प्यारे भाई बहन सब्स्टिट्यूशन का, भैया दोनों ही केस में माय डियर आपका स्ट्रेंथ तो बढ़ना है, ये बात तो तय है सर। यहां पे अगर हम बात करें सब्स्टिट्यूशन का, तो कुछ ऐसा रहेगा। मान लो कॉपर निकल एटम्स मैंने आपको बताए थे,
अरे बोलो। हाँ, तो बताओ मुझे कहां पे आपका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, इंटरस्टिशियल में या सब्स्टिट्यूशनल में? एवरीवन बताओ, सुहास, दीक्षांत, थोड़ा आइडिया लगाओ, थोड़ा सा आइडिया लगाओ भाई। कहीं ना कहीं आपको यह देखना है कहां डिसलोकेशन के मोशन में ज्यादा समस्याएं पैदा हो रही है। जिस केस में डिसलोकेशन के मोशन में ज्यादा डिफिकल्टी पैदा हुई, मतलब ज्यादा स्ट्रेंथ इंटरस्टिशियल। और बताओ, क्या अंशुला गौरकर से सब सहमत है? बाय द वे इट इज करेक्ट आंसर, बाय द वे इट इज करेक्ट, अंशुल इज करेक्ट। क्या अंशुल आप मुझे रीजन बता सकते हैं व्हाई द स्ट्रेंथ इंक्रीज इन इंटरस्टिशियल एलॉय? अंशुला, कैन यू टेल मी द रीजन? बिकॉज ऑफ कार्बन इंप्योरिटी? नो, इट इज नॉट। देखिए, यहां पे इंप्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि सर कार्बन की है या किसकी है। देखो रीजन बता रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर हम माय डियर इंटरस्टिशियल एलॉय की बात करते हैं, ध्यान सुनिएगा कॉन्सेप्ट को। तो जैसे मान लो, जैसे मैं आपको इरेज करूं, बताता हूं अच्छे से, समझते हैं कॉन्सेप्ट को। मान लीजिए ये आपका इंटरस्टिशियल एलॉय है, ध्यान से देखिएगा, जस्ट लाइक दैट। इसके बीच में आपके कार्बन के एटम्स हैं, ठीक है, मान लीजिए कार्बन के एटम, ये कार्बन के एटम ना। अब यहां पे अगर मैं देखूं, अगर यहां पे आपके कार्बन के एटम बीच में है, तो कहीं ना कहीं जो आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डेवलप हो रहा है वो किस शेप में हो रहा है? पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं इस शेप में, जस्ट लाइक दैट, जहां मैं ब्लू बना रहा हूं, कुछ इस शेप में होगा एवरीवन, लाइक दैट, ठीक है। जो आपका कंप्रेसिव स्ट्रेन फील्ड डेवलप हो रहा है वो कहीं ना कहीं इस शेप में होगा। कुछ ना कुछ मैं कह सकता हूं कि कॉम्प्लेक्स शेप है, अगर मैं थ्रेडिंग बनाऊं कुछ ऐसा, ये कॉम्प्लेक्स शेप है माय डियर। नाउ सिमिलरली अगर मैं सब्स्टिट्यूशनल एलॉय की बात करता हूं, तो यहां पे जो स्ट्रेस फील्ड बन रहा है, इट इज अप्रोक्स स्पेरिकल, इट इज अप्रोक्स स्पेरिकल इन दिस शेप ओनली। एक तो आपके पास ये बाधा आ रही है, एक माइडर ऐसे कॉम्प्लेक्स शेप का स्ट्रेन बन रहा है। अरे मान लीजिए आप सड़क पे जा रहे हो, मान लीजिए सड़क पे जा रहे हो माइडर, ध्यान सुनेगा, मान लीजिए आप सड़क पे जा रहे हो और आपको एक तरफ तो ऐसा गड्ढा मिलता है जो बिल्कुल गोल है, आपको पता है ये बिल्कुल गोल है, ऐसा गड्ढा आपको मिलता है बारिश के मौसम में। और एक आपको बिल्कुल इरेगुलर शेप का गड्ढा मिलता है, कहीं इधर कहीं उधर कहीं इधर। तो बताओ किस पर्टिकुलर गड्ढे को पार करने में आपके पास ये एक गड्ढा है जस्ट लाइक दैट, और ये गड्ढा है, क्लियर है कि नहीं, समझ रहे हो? एक ये ऑब्स्टेकल है, एक ये ऑब्स्टेकल है। किस नंबर 1 मान लेता हूं, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। किस ऑब्स्टेकल को पार करने में ज्यादा समस्या आने वाली है, नंबर 1 नंबर 2? एवरीवन नंबर 2, वेरी गुड। क्यों? ये आपका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फील्ड बन रहा है, या जो मैं कहूं डिस्लोकेशन के मोशन में दिक्कतें पैदा कर रहा है, ये इरेगुलर शेप का है। वहीं अगर मैं बात करूं यहां पे बिल्कुल स्पेरिकल शेप का है। ज्यादा समस्या डिस्लोकेशन के मोशन में आने वाली है एट पॉइंट नंबर 2, मतलब क्या, इन इंटरस्टिशियल एलॉय। अगर डिस्लोकेशन के मोशन में ज्यादा समस्या आई, मतलब उसका जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो गया, बढ़ गया। बोलो क्लियर है? इसलिए ध्यान रखिएगा, इंटरस्टिशियल एलॉय का जो हार्डनेस से स्ट्रेंथ है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। एवरीवन क्लियर है यहां तक सबको? यस, सबको क्लियर? क्यों ज्यादा हुआ? यस, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो हमने 3 कारण पढ़े हैं, हमने 3 कारण पढ़े हैं माय डियर। सबसे पहला तो स्ट्रेन हार्डनिंग, स्ट्रेंथनिंग के 3-4 कारण पढ़े हमने। स्ट्रेन हार्डनिंग, दूसरा हमने पढ़ा माय डियर फ्रेंड स्ट्रेंथनिंग बाय ग्रेन साइज रिफाइनमेंट,
तीसरा हमने पढ़ा है अभी स्ट्रेंथनिंग बाय एलॉइंग. दे आर बेसिकली इंपॉर्टेंट रीजन फॉर योर स्ट्रेंथनिंग ऑफ एनी मेटल्स. नाउ माय डियर, हमने जब स्ट्रेन हार्डनिंग पढ़ा था, हमने जब स्ट्रेन हार्डनिंग पढ़ा तो उसे पर्टिकुलर अगर हम कर्व की तरफ समझें, देखिए जो भी मटेरियल माइडिया आपका इलास्टिक होके स्ट्रेन हार्डनिंग शो करता है, उसे हम कुछ इस पर्टिकुलर एक होलोमैन रिएक्शन होती है उससे हम शो करते हैं. क्लियर? ध्यान से देखिएगा, साथ साथ लिखेंगे, सब अपने कॉपी में साथ साथ लिखेंगे. जो मैं डेरिवेशन करवा रहा हूं अच्छा रहेगा अगर साथ साथ लिखेंगे तो. क्लियर है? चलो कॉपी निकालो, हाथ से लिखो. द मटेरियल which is simply material which is simply elastic and strain hardening. Simply elastic and strain hardening shows the stress strain behavior as below. ऐसे मटेरियल्स जो कि इलास्टिक और स्ट्रेन हार्डनिंग शो करते हैं, उनका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कुछ ऐसा बनाया जाता है, जस्ट लाइक दैट. This is basically what your engineering stress, this is what engineering strain. फिर इसकी बात करूं मैं तो यहां पे जो आपका कर्व बनता है माय डियर कुछ ऐसा बनता है. अगर हम बात करें, ये तो आपको पता ही होगा, अगर इलास्टिक रीजन की बात करते हैं तो कुछ ऐसा बिल्कुल दिस शेप लीनियर. देन वी टॉक अबाउट स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन, कुछ ऐसा. क्लियर? जहां पे मेरे प्यारे भाई बहनों जो ये रीजन है, ये वाला, ये क्या शो कर रहा है आपका इलास्टिक रीजन. समझते हो इलास्टिक मतलब? सो में पढ़ा होगा व्हाट इज इलास्टिक. अगर मेटल में आपने डिफॉर्मेशन किया तो कहीं ना कहीं वो अपने वापस रीशेप हो जाए, उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस ना हो, उसे बोलेंगे अपन क्या, वापस स्ट्रेन एनर्जी अपनी रिकवर कर ले, उसे बोलेंगे अपन इलास्टिक, अपनी शेप में आ जाए. क्लियर? उसमें डिफॉर्मेशन ना हो. जस्ट दिस इज व्हाट इलास्टिक रीजन. इलास्टिक रीजन. और मेरे प्यारे भाई बहनों, इलास्टिक रीजन को दिखाने के लिए आपके पास आता है हुक्स लॉ. ये आपने देखा होगा भाई, इलास्टिक रीजन को शो करने के लिए आपका जो लॉ आता है उसे हम क्या बोलते हैं, हुक्स लॉ. ये आपको पता है व्हाट इज हुक्स लॉ. हुक्स लॉ ये होता है आपका सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट ई, सिग्मा इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस टाइम ई. ये सबको पता है, ये आपको पता है कि आपने स्ट्रेंथ ऑफ मेटल में पढ़ा होगा. क्लियर? जहां पे this is what your engineering stress, everyone, and my dear, this is what your engineering strain, or this beautiful constant is called Young's modulus. Everyone, I hope ये तो आपको पता होगा. क्लियर? नाउ अब आती है बात इस रीजन की जो कि आपका स्ट्रेन हार्डनिंग शो कर रहा है. दिस इज रीजन इज बेसिकली shows the strain hardening reason. इसे क्या बोलते हैं अपन? strain hardening reason. Just this is basically what strain hardening reason. Please note down. Strain hardening reason. जैसे हमने इलास्टिक रीजन को शो करने के लिए हुक्स लॉ लगाया है, जैसे इलास्टिक रीजन को शो करने के लिए हुक्स लगाते हैं, वैसे ही माय डियर स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन
को दिखाने के लिए, शो करने के लिए एक इक्वेशन आती है जिसे बोलते हैं हॉलो पैच इक्वेशन, हॉलोमैन्स इक्वेशन, कॉल्ड हॉलोमैन्स इक्वेशन। हॉलोमैन्स इक्वेशन किसको शो करने के लिए? स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन को शो करने के लिए आपकी इक्वेशन आती है हॉलोमैन्स इक्वेशन। बेसिकली ये इक्वेशन इसे फॉलो करेगी। व्हाट इज हॉलोमैन्स इक्वेशन? सिग्मा नॉट इज इक्वल टू के ई टू द पावर एन। पहले यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज हॉलोमैन्स इक्वेशन? जस्ट नोट डाउन। And this point, the peak point is basically called necking. यहां जो पॉइंट दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं अपन नेकिंग, जहां पे आपका जो एरिया है मेटल का वो बहुत कम हो जाता है। क्लियर? इसे बोलते हैं अपन नेकिंग। मैक्सिमम लोड कंडीशन इज बेसिकली व्हाट? फ्रैक्चर। हमने किसको दिखाया है? ओनली हमने इलास्टिक रीजन, इलास्टिक एंड स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन को दिखाया है। अगर किसी मेटल में इलास्टिक रीजन है और स्ट्रेन नहीं दिखा रहा है तो कुछ ऐसा ग्राफ वो शो करने वाला है। जस्ट नोट डाउन माय डियर। हो जाए तो डन लिख देना, अगर हो जाए तो डी लिख देना, डन, ताकि मैं आगे बढ़ूं। डन? यस एवरीवन? हो गया? डन? वेरी गुड। नाउ अब आते हैं अपन कि हॉलोमैन्स इक्वेशन क्या होती है। जस्ट लिखें इसमें, फॉर मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स, फॉर मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स पावर लो is valid, power law is valid in strain hardening, power law is valid in strain hardening region given by Holomans, given by Holoman। ये इक्वेशन क्या है? अभी दिखाया था मैंने आपको, सिग्मा नॉट इज इक्वल टू के ई टू द पावर एन, जहां पे सिग्मा नॉट एंड ई क्या है माय डियर? ध्यान से देखिएगा। एंड व्हाट इज एन? सिग्मा नॉट इज इक्वल टू ट्रू स्ट्रेस, इसे बोलते हैं अपन ट्रू स्ट्रेस, एंड ई इज इक्वल टू ट्रू स्ट्रेन, एन इज इक्वल टू स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट, strain hardening exponent, and K is basically strength coefficient, strength coefficient in megapascal, strength coefficient megapascal। नोट कीजिए इसे। यहां पे आपका सिग्मा नॉट क्या है? ट्रू स्ट्रेस। अब ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन क्या होता है बता रहा हूं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेस माय डियर? पहले से नोट कीजिए, फिर बताते हैं आपको। पहले नोट कीजिए माय डियर।
डन। डन। दीक्षांत, अंशुला, ओके, यस। नाउ इफ आई टॉक अबाउट इंजीनियरिंग स्ट्रेन माय डियर, अगर हम बात करते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेन का, इंजीनियरिंग स्ट्रेन, ये आपको पता है व्हाट इज इंजीनियरिंग स्ट्रेन? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। सो अगर मैं लेंथ की बात करता हूं, इट इज बेसिकली अबाउट डेल्टा, जस्ट ई, अपने ई लिखा है इसे, डेल्टा एल अपॉन एल, या मैं कहूं एल फाइनल माइनस एल इनिशियल अपॉन एल, इनिशियल या कहूं ओरिजिनल, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। नाउ यहां से कह सकता हूं क्या, एल फाइनल अपॉन इनिशियल माइनस वन। आई होप यहां तक समस्या होने वाली आपको नहीं है, इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। व्हाट इज इंजीनियरिंग स्ट्रेन? इज बेसिकली चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा एल बाई एल, एंड व्हाट इज डेल्टा एल? एल फाइनल माइनस एन इनिशियल अपॉन एल इनिशियल, या मैं कहूं ओरिजिनल, ओ लिखा है ओरिजिनल के हिसाब से, तो यहां से अगर इसे सिंप्लीफाई करूं तो एल फाइनल अपॉन एल नॉट माइनस वन। क्लियर? नाउ माय डियर, यहां से अगर मैं एक रिलेशन निकालूं कि E इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपका, एल फाइनल अपॉन एल इनिशियल माइनस वन, तो यहां से मैं देखूं एल फाइनल अपॉन एल नॉट इज इक्वल टू ई प्लस वन ना, यही आएगा, इक्वल टू ई प्लस वन। नाउ इफ आई टॉक अबाउट माय डियर ट्रू स्ट्रेन, देखो ट्रू का मतलब क्या है? इट इज बेसिकली योर इंस्टेंटेनियस स्ट्रेन माय डियर। इसको मतलब नहीं है कि इनिशियल पोजीशन क्या है, फाइनल, जैसे हमने देखा इंजीनियरिंग स्ट्रेन में, तो यहां पे इंजीनियरिंग स्ट्रेन को मतलब था व्हाट इज द फाइनल लेंथ ऑफ योर मटेरियल, व्हाट इज ओरिजिनल लेंथ ऑफ मटेरियल। यहां पे ट्रू स्ट्रेन कोई मतलब नहीं है। इसे किसे मतलब है? इससे मतलब है इंस्टेंटेनियस, एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट वहां पे कितना स्ट्रेन आ रहा है, इसे बोलते हैं ट्रू स्ट्रेन। इट इज बेसिकली आल्सो कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्ट्रेन, is not depend upon initial and final length. It is what? Instantaneous. Instantaneous strain. Clear? It is basically what? Instantaneous strain. यहां पे अगर मैं बात करूं इंस्टेंटेनियस स्ट्रेन का, जस्ट बहुत छोटा स्ट्रेन की बात करने वाला है, डीई, वेरी स्मॉल स्ट्रेन, डीई इज इक्वल टू व्हाट? डेल्टा एल अपॉन एल। बहुत छोटा है तो अपन लिमिट लगा देंगे जीरो, लिमिट डेल्टा एल टेंस टू जीरो, इट बेसिकली व्हाट? डी एल अपॉन एल। तो डी इज इक्वल टू डी एल अपॉन एल। माय डियर फ्रेंड ध्यान देखिएगा, अगर हम किसी भी मटेरियल के प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की बात करते हैं, ध्यान सुनिएगा, अगर हम किसी मटेरियल के प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की बात करते हैं तो वहां पे हम देखते हैं वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। बोलो क्लियर है कि नहीं? जैसे अगर मैं बात कहूं, ध्यान समझिएगा, अगर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की बात करें तो वॉल्यूम कंसिस्टेंसी हमेशा रहती है, वॉल्यूम कंसिस्टेंसी इज मेंटेन। ये आपने फॉर्मूला देखा होगा, कंसिस्टेंसी इज मेंटेन, वॉल्यूम कंसिस्टेंसी इज मेंटेन, जस्ट लाइक एरिया मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। क्या होता है? एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ए नोट ओरिजिनल, ये फाइनल। तो यहां से मैं सकता हूं क्या, एल नॉट अपॉन एल एफ इज इक्वल टू ए एफ अपॉन ए नोट। इसका मतलब क्या है, जो आपका लेंथ और एरिया है वो बेसिकली उल्टा है, इनवर्स अपोजिट है। आप देख सकते हो अगर किसी मेटल को आप खींचते हो तो अगर उसका लेंथ बढ़ रहा है लेकिन उसका एरिया कम हो रहा होगा। बोलो, अगर आप किसी मेटल को अगर ऐसा ऐसा खींचते हो
तो क्या होता है, आपका डायमीटर कम होता है, मतलब एरिया कम हो रहा है, लेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही, मतलब दोनों आपस में क्या है, उल्टे हैं, लेंथ बढ़ेगा, डायमीटर कम होगा। बोलो क्लियर है यहां तक? क्योंकि वॉल्यूम कंसिस्टेंसी होती है, ध्यान से देखिएगा, है कि नहीं? कोई मेटल का पार्टिकल करोगे तो वॉल्यूम सेम रहने वाला है। तो डीएल अपॉन एल को मैं लिख सकता हूं क्या, माइनस डीए अपॉन ए, माइनस शो कर रहा है जस्ट उसका उल्टा, माइनस डी अपॉन ए, एल बढ़ रहा है बेसिकली, तो आपका एरिया घट रहा है, डीएल अपॉन इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। एवरीवन इसे लिखिए यहां तक। सबको दिखाई दे रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? इट इज विजिबल ना? डी अप इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। हम बहुत छोटे स्ट्रेन की बात करें, दिस इज व्हाट, इंस्टेंटेनियस ना, हम बिल्कुल छोटे स्ट्रेन की बात करें तो वहां पे डी ही लेंगे अपन। क्लियर? डन? यस, ओके, बहुत बढ़िया। नाउ इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, इसी इक्वेशन को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, डी अपॉन इज इक्वल टू डीएल अपॉन एल इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए, जस्ट मैंने यहां पे लिखा डीई अपॉन ई, जस्ट वापस इक्वेशन लिखता हूं, डी अपॉन ई इज इक्वल टू डीएल अपॉन एल इज इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन ए, ये मैं लिखा था। नाउ अगर मैं यहां पे इसका डेरिवेशन आई कैन से इंटीग्रल करूं, डीई इज इक्वल टू डीएल अपॉन एल, जस्ट आई वांट टू इंटीग्रल इट जीरो से लेके ई तक, और पूरी लेंथ की बात की जाए एल नॉट से लेके एल एफ तक, तो व्हाट वी गेट, ई इज इक्वल टू डी एल अपॉन क्या होता है, एल एन एल, एल एन एल, और लिमिट आ गई माय डियर एल नॉट टू एल फाइनल। तो यहां से हम बात करें ई इज इक्वल टू वॉट, ई इज इक्वल टू वॉट माय डियर, एल एन एल फाइनल माइनस एल एन एल ओरिजिनल। व्हाट इज एल एम माइनस एल एम, एल एन एल एम बाई एन, ये आपको पता होगा, जस्ट लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज देयर, ई इज इक्वल टू एल एन एल फाइनल अपॉन एल ओरिजिनल। एंड नाउ माय डियर व्हाट इज एल फाइनल अपॉन एन ओरिजिनल, क्या था, इट्स बेसिकली ई प्लस वन, इट इज बेसिकली व्हाट, ई प्लस वन, बेसिकली व्हाट, ई प्लस वन। तो यहां से एक हमारे पास फॉर्मूला बन गया, ई इज इक्वल टू एल एन ई प्लस वन, जहां पे माय डियर ये जो आपका ई है इसे बोलेंगे अपन ट्रू स्ट्रेन, ट्रू स्ट्रेन इज इक्वल टू एल एन इंजीनियरिंग स्ट्रेन प्लस वन। This is the relation between your true strain and engineering strain. काफी क्वेश्चन बनता है इससे गेट में, तो एक बार इसे नोट कर लीजिए आप, इज इक्वल टू एल एन ई प्लस वन, जस्ट नोट इट डाउन। क्या बोल रहे हो सर, ट्रू स्ट्रेन ई का एप्सिलॉन, कहां एप्सिलॉन आएगा, अरे डीएल अपॉन एल का इंटीग्रल क्या होता है, एल एन एल, भाई
डीएल अपॉन के क्या होगा, एल तो होगा, वो कैपिटल ई है क्या, अरे ई ये वाला माय डियर, ये वाला यहां से देख रहे हो ना, कहां गया, इस बेसिकली ट्रू स्ट्रेन, देखो ट्रू स्ट्रेन माय डियर, ई ये वाला है ट्रू स्ट्रेन माय डियर, दिस इज ई, दिस वन ट्रू स्ट्रेन, क्लियर। यहां हमने कोई एलएन थोड़ी पुट किया है, इसका इंटीग्रल आता है एलएन एल, यहां हम दोनों तरफ एलएन थोड़ी लिया है दीक्षांत, डीएल अपॉन एल का इंटीग्रल होता है एनएल, है कि नहीं, डीएक्स अपॉन एक्स का क्या होता है इंटीग्रल, एनएलएक्स, क्लियर। हाँ अब क्लियर हुआ ना दीक्षांत, कोई दिक्कत तो नहीं, हाँ यस यू कैन स्टॉप मी, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत हो आप मुझे पूछ सकते हैं। हो गया डन यहां तक एवरीवन, लिख लिया, चलो नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज योर स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट ई, sorry I can say n, strain hardening exponent, this one n strain hardening exponent, तो हमने देखा अभी क्या होता है ट्रू स्ट्रेस, क्या होता है ट्रू स्ट्रेन, दोनों के बीच में रिलेशन क्या है हमने देखा, E is equal to what, यहां देखा हमने E is equal to what, ln E plus 1। अब आते हैं अपन व्हाट इज स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट, क्लियर, हम इस पे आने वाले हैं। नाउ स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट, देखिए माय डियर, स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट, आपको पता है व्हाट इज होलोमेल्स इक्वेशन, अभी लिखा था हमने, सिग्मा नॉट इज इक्वल टू के ई टू द पावर एन, ये हमें नोट किया है। नाउ नाउ माय डियर, अगर मैं दोनों जगह एल एन लेता हूं, अगर मैं दोनों ही जगह एल एन ले रहा हूं तो क्या होगा, एल एन सिग्मा नॉट इज इक्वल टू, यहां पे अगर मैं एल एन लू, एल एन के ई टू द पावर एन, तो क्या आएगा, एल एन सिग्मा नॉट इज इक्वल टू, यहां पे क्या आ रहा है, एल एन एम एन, एल एन एम प्लस एल एन एन का मतलब क्या होता है, एल एन एम एन, ये आपको पता है क्या, जस्ट 12th वाली चीज है ये, इज बेसिकली लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी, आई होप आपको क्लियर होगी, एल एन के प्लस एल एन ई टू द पावर एन, एल एन सिग्मा नॉट इज इक्वल टू एल एन के, एंड माय डियर व्हाट इज एल एन एम की पावर एन, एन ई, आई होप ये आपको पता होगा ना, पता है ना, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड एवरीवन। नाउ इसको मैं ऐसा लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं सर, एल एन सिग्मा नॉट इज इक्वल टू एन एल एन ई प्लस एल एन के, तो माय डियर ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है, जस्ट अगर मैं इसे ग्राफ में बनाना चाहूं, इस इक्वेशन को मैं ग्राफ में लिखूं तो क्या आएगा, y, ये y है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, क्लियर, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अगर मैं इसे ग्राफ बनाता हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, जस्ट फाइंड दिस, आई होप क्लियर होगा आपको, इट इज जस्ट एल एन, y क्या है, एल एन सिग्मा नोट, दिस इज व्हाट x इज एल एन ई, एंड व्हाट यू फाइंड y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दिस वन, और यहां पे m क्या होता है, इसकी स्लोप होती है माइंड, ये क्या है आपकी स्लोप है, n क्या है आपकी स्लोप है, जस्ट दिस इज बेसिकली व्हाट योर n, क्या इसकी स्लोप है y by x, तो n क्या हो गया, स्ट्रेन हार्डनिंग कोएफिशिएंट को अगर मैं डेफिनेशन दूं कि व्हाट इज स्ट्रेन हार्डनिंग कोएफिशिएंट, इट इज स्लोप ऑफ logarithmic graph between your stress, I can say your engineering stress, and I can say your true stress and true strain, clear। तो if I definite this, अगर मैं इसको डेफिनेशन दूं तो यहां से मैं कह सकता हूं क्या, स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन on logarithmic scale
logarithmic scale appears as a straight line the slope of this line on the logarithmic scale, the slope of this line on the logarithmic scale is known as strain hardening exponent. Is known as strain hardening exponent. Note down. Note down this. Done? Everyone? हो गया? चलो, वेरी गुड. अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. ध्यान से देखिएगा माय डियर. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. At this point, my dear, it is basically what called necking point. It is what maximum load is there. यहां से हम बात करें तो ये क्या है आपका मैक्सिमम लोड है. It is basically point is called point of instability. It is maximum load point ना. ये क्या है आपका maximum load point है my dear. And at this point it is called point of instability. इसे बोलते हैं अपन point of instability. और ये देखा गया, एक बार लिखता हूं मैं यहां पे, फिर आगे बढ़ते हैं. जस्ट दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट माय डियर, ध्यान से देखिएगा. द पॉइंट, नोट करके डालेंगे. नोट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, एनी एग्जामिनेशन, गेट, ईएससी. नोट द पॉइंट where necking begins, point where necking begins is called as point of instability.
It's called as point of instability. Point of instability. It is clearly visible. It is clearly visible that it is clearly visible that necking begins. Necking begins at necking begins at maximum load, and at this point and at this point, my dear, the true stress, the true strain, sorry, true strain at this point, my dear, जो true strain होगा, just I write this with another color frame, very important. At this point, the true strain will always will always be equal to will always be equal to strain hardening exponent. Strain hardening exponent. Basically what? N. मतलब at this point, at the necking point, my dear, अगर true strain और true strain की बात करें तो at the necking point, everyone, जो ट्रू स्ट्रेन है E, वो किसके बराबर होगा? स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट के, ये प्रैक्टिकली देखा गया है. क्लियर? इट मींस एट दैट पॉइंट, if it is graph in between true stress and true strain is not graph. अगर यहां पे अगर देखें at this point, my dear, true stress sigma, I can not sigma, E is equal to n. E क्या होगा? n के बराबर होगा at the point of instability, या मैं कहूं at the maximum load condition. इस बात को आपको ध्यान रखना है. It's very important point for your examination. Please note down very carefully. The true strain will always be equal to strain hardening exponent. At what point? At the maximum load condition, at the point of instability. Clear? Yeah, मैं कहूं at the necking point. Clear? Everyone? Yes, very good. देखिए फटाफट इस चीज को. It's a very important point. You have to remember at this point, necking point, the E is basically what? N. E क्या है आपका? True strain है. यहाँ पे E क्या है आपका? True strain है. If I note down, just this is what your true strain. And this is basically what? Strain hardening exponent. It's basically strain hardening exponent. Note down. It's very important. Done?
यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया, डन हो गया। चलो, सो नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ योर सब्जेक्ट will introduce you. Just note down the heading, very beautiful heading, study of phase diagrams. Just note down the heading, study of phase diagram. So very important, my dear. Study of phase diagram. Very important for all of the examinations. Study of phase diagrams. Now listen carefully. What is phase हम बात करने वाले हैं, क्या होता है phase diagram, क्या निकालने वाले हैं, इससे हम बात करेंगे। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। यहां तक कब सब कंप्लीट हो गया माय डियर? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? एवरीवन, कोई दिक्कत तो नहीं, बताओ मुझे। यस, सुहास, दीक्षांत, भूषण, चलिए वेरी गुड, समझ में आ रहा है सब? ओके, थैंक यू सो मच। नाउ इफ आई टॉक अबाउट स्टडी ऑफ फेस डायग्राम माय डियर, व्हाट इज फेस? सबसे पहले बात करते हैं फेस क्या है, और फिर बात करेंगे सर फेस डायग्राम हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, फेस डायग्राम हमें क्या बताएगा। जैसे मान लीजिए पेन है, इसे मैं हीट करता हूं तो ये कब मेल्ट होगा। ये पेन किससे बना है, इसका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर क्या होगा, प्योर है या एलॉय है। एलॉय होगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, और एट दैट पर्टिकुलर एनी टेम्परेचर व्हाट आर द कंपोजिशन इन दिस। क्लियर? तो मतलब क्या हुआ, फेस डायग्राम हमें बताता है कि पर्टिकुलर किसी भी मेटल का अगर प्योर है या एलॉय है, उसका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर क्या है, और एट दैट किसी भी पॉइंट की बात करें, किसी भी टेम्परेचर की बात करें, तो वहां पे वो फेस क्या है। मतलब इसे मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर के ऊपर गर्म करते क्या होगा, ये लिक्विड बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं? जब ये प्योर मेटल से बना होगा तब ऐसा होगा इसमें। ही अगर ये एलॉय होगा माय डियर, तो कहीं ना कहीं ये फेस चेंज करेगा इन मिक्सचर फॉर्म, लिक्विड पे होगा, सॉलिड होगा। तो ये सब जानने के लिए माय डियर, ये सब जानने के लिए हम पता करते हैं व्हाट इज योर फेस डायग्राम और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेस माय डियर। देखिए, अभी तक आपने ऐसा समझा होगा मेरे प्यारे भाई बहनों, फेस इज बेसिकली थ्री टाइप्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इट इज नॉट अ फेस माय डियर, ध्यान से देखिएगा माय डियर, ये आपके बच्चों वाली बातें थी। बात करते हैं, अगर हम फेस की बात करें तो मीनिंग ऑफ फेज इज, फेस का मीनिंग ऑफ फेज का मतलब क्या है। जैसे ही मान लीजिए मैं इस मटेरियल को हीट करता हूं, ठीक है, और जैसे ही इस मान लीजिए सॉलिड का बना, अभी ये सॉलिड का दिख रहा है आपको, सॉलिड है बिल्कुल। इस पैन को अगर मैं हीट किया और इसके अंदर अगर हीट करने से, ये बात तो तय है ना कि इसके अंदर जो एटम्स है उसका मूवमेंट होगा। एवरीवन, अगर इसके एटम्स का मूवमेंट हुआ तो कहीं ना कहीं मैं इतना समझ पा रहा हूं सर, अगर इसके अंदर एटम्स का मूवमेंट होगा तो कहीं ना कहीं इसका माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज होने वाला है। पता है मुझे एक बार, अगर इसका माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज हुआ उसे हम कहेंगे डिफरेंट फेज। बिकॉज मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था इस क्लास का, तो बताया था व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ मटेरियल्स माय डियर। जैसे ही माइक्रो स्ट्रक्चर में चेंज होता है वैसे ही क्या होगा, ये डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करने लगता है माय डियर। इट इज द ब्यूटी ऑफ मटेरियल्स, और उसे ही हमने बोला डिफरेंट फेज। ऐसा नहीं है कि ओनली सॉलिड, लिक्विड, गैस ही आपकी फेजेस है, नहीं नहीं, ये बच्चों वाली बात है माय डियर। अगर सॉलिड की ही बात करूं, अगर ओनली सॉलिड की ही बात करूं माय डियर, तो सॉलिड में भी क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होती हैं। क्यों? आप मान लीजिए एक सॉलिड है, उसको आपने गर्म किया, अगर मान लीजिए आपके पास सॉलिड है, इसे मैंने गर्म किया, जैसे ही हमने गर्म किया इसके एटम्स में डिस्प्लेसमेंट हुआ, और जैसे ही इसके एटम्स में डिस्प्लेसमेंट हुआ तो कहीं ना कहीं इसकी माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज हुआ होगा, और जैसे ही इसका माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज हुआ है कहीं ना कहीं इसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हुई होगी, और जैसे ही इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई माय डियर फ्रेंड, उसे कहेंगे अपन डिफरेंट फेस। इट इज बेसिकली कॉल्ड योर फेस। क्लियर? इट इज मीनिंग ऑफ फेस। ऐसा नहीं है सर कि सॉलिड है, गैस है और लिक्विड है वो फेस नहीं। अरे सॉलिड, गैस और लिक्विड फेस कैसे बनी? क्योंकि अब जब आप सॉलिड को गर्म किए कहीं ना कहीं वो लिक्विड बना, तो कहीं ना कहीं हुआ क्या, हुआ ये सर कि वहां पे एटम्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ, और कहीं ना कहीं
उसकी प्रॉपर्टी चेंज हुई, उसके माइक्रो स्ट्रक्चर, जैसे सॉलिड लिक्विड बनता है तो उसके माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज हुआ, उसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टी चेंज हुई। भाई सॉलिड की अलग प्रॉपर्टी होती है, लिक्विड की अलग प्रॉपर्टी होती है, गैस की अलग प्रॉपर्टी होती है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फेस। क्लियर? तो इसका मतलब ये है सर, जब भी हमें दिखाई देगा कि मेटल अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर रहा है ड्यू टू चेंज इन इट्स माइक्रो स्ट्रक्चर, दैट इज बेसिकली कॉल्ड योर फेस। एवरीवन क्लियर है कि नहीं? बताओ मुझे, जो बोला मैं क्लियर है? एवरीवन? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। इसे बोलेंगे अपन फेस। नाउ अगर डेफिनेशन की बात करें, अगर सिंपली अगर डेफिनेशन की बात करें, तो व्हाट इज योर फेस डेफिनेशन? ध्यान से देखिएगा। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, जस्ट यू कैन राइट दिस डेफिनेशन, जो कि किताबों में लिखी होती है और कहीं ना कहीं आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन जो मैंने बोला है वो अगर आप समझेंगे तो वो आपको समझ में आएगी। कैसे? दिखाता हूं आपको। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फेस? यस, जस्ट नोट डाउन व्हाट इज फेस। बट जो मैंने बोला है उसे आपको याद रखना है कि व्हाट इज फेस। क्लियर? दिस इज जस्ट अ डेफिनेशन जो कि आप बुक्स में लिखी है। फेस का मतलब क्या लिखा है? इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। अ केमिकली होमोजीनियस, a chemically homogeneous, physically distinct, chemically homogeneous, physically distinct, and mechanically separable, mechanically separable, mechanically separable part of a system, part of a system is called, is called a phase, is called a phase. Clear? Is called a phase. Now my dear, ध्यान से देखिए, अब एक टर्म आता है कंपोनेंट। व्हाट आर द बेसिकली कंपोनेंट, वन कंपोनेंट, टू कंपोनेंट, कभी कभी बहुत इसमें कंफ्यूजन होता है। व्हाट इज कंपोनेंट्स? ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करें माय डियर कंपोनेंट्स, ये तो हो गया फेस, लिख लिया सबने? नाउ अगर हम बात करें माय डियर फ्रेंड कंपोनेंट्स का, तो अगर आपने एलॉय और कंपाउंड्स में डिफरेंस समझा है, अगर आपने जो मैंने एलॉय और कंपाउंड में डिफरेंस बताया अगर वो समझा है, तो आपके लिए कंपोनेंट समझना बहुत आसान होगा। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं NaCl, अगर मैं कहता हूं NaCl, बताओ कंपाउंड है एलॉय है? एवरीवन जिसने भी अटेंड की है क्लास, मुझे बताओ ये कंपाउंड है या एलॉय है? वेरी गुड, कंपाउंड। क्योंकि क्यों कंपाउंड है? बताओ दीक्षांत, कंपाउंड क्यों है? बताओ। यस, वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन, बहुत बढ़िया दीक्षांत, वेरी गुड। बॉन्ड फॉर्म किया है भैया, मतलब आप कंपाउंड को कंपोनेंट बोल सकते हैं। एवरी कंपाउंड इज बेसिकली कॉल्ड एज कंपोनेंट, क्योंकि ये एक नाम से जाने गए हैं। क्लियर? तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि ये क्या है, एक कंपाउंड है, या इसे हम कह सकते हैं सर ये एक कंपोनेंट है। बेसिकली व्हाट, ये वन कंपोनेंट। सिमिलरली अगर मैं कहता हूं H2O, बोलो कंपाउंड है या एलॉय है? H2O कंपाउंड, इसका मतलब क्या सर, ये वन कंपोनेंट है। एवरी कंपाउंड इज ट्रीटेड एज कंपोनेंट। जस्ट आई रॉट हियर NaCl प्लस H2O, बताओ कितने कंपोनेंट? एवरीवन यहां पे लिखता हूं कंपोनेंट, कितने कंपोनेंट?
NaCl+2O, वेरी गुड, वन कंपाउंड बेसिकली व्हाट, टू कंपोनेंट, वेरी गुड एवरीवन, बहुत बढ़िया। नाउ ये बात तो तय है, सही, हमने कंपाउंड को देख लिया, एक कंपोनेंट है। अगर मैं एलॉय की बात करूं, क्योंकि एक ही नाम से जाने गए हैं, इफ आई टॉक अबाउट एलॉय माय डियर, ऐसे मैं लिखता हूं ब्रास, अगर मैं लिखता हूं माय डियर फ्रेंड ब्रास, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं एलॉय की बात करूं ब्रास, एनीवन, कितने कंपोनेंट है यहां पे बता सकते हैं कोई? ब्रास कितने कंपोनेंट है? इट इज बेसिकली एलॉय। अगर ये एलॉय है तो दोनों ही अपनी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज को दिखा रहे हैं। कॉपर एंड जिंक माय डियर, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। मतलब अगर एलॉय की बात करेंगे, दे आर बेसिकली व्हाट, टू कंपोनेंट्स। तो यहां पे बॉन्ड नहीं बना रहे, अगर बॉन्ड नहीं बना रहे हैं तो इनको एक नाम से नहीं जाना जाएगा, इनको अलग अलग नाम से जाना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग प्रॉपर्टीज अपनी शो कर रहे हैं। दिस इज बेसिकली व्हाट योर टू कंपोनेंट। ये क्या है आपके? टू कंपोनेंट। H2O की बात करूं, ये क्या है आपका? एक कंपोनेंट है, वन कंपोनेंट इज देयर। वाटर की बात करें, वाटर इज बेसिकली व्हाट योर वाटर, वन कंपोनेंट। सिमिलरली यहां पे अगर मैं आइस की बात करता हूं, आइस कंपोनेंट तो एक ही है, H2O। इफ आई टॉक अबाउट आइस प्लस वाटर प्लस वेपर माय डियर, अगर मैं इसकी बात करता हूं, आइस प्लस वाटर प्लस वेपर, बताएं कितने कंपोनेंट है इसमें? What are the how many components is there? Ice plus water plus vapor, कंपोनेंट कितना है? अब तीन मत बोलना कोई। वेरी गुड एवरीवन, बहुत बढ़िया। अरे भैया कंपोनेंट तो एक ही है, H2O है। हाँ लेकिन सर आप ऐसा कहेंगे कि कंपोनेंट तो वन है, लेकिन नंबर ऑफ फेजेस की बात करेंगे, व्हाट आर द फेजेस? फेजेस तीन है यहां पे, समझ रहे हो? फेजेस तीन क्यों है? सर आइस से वाटर बना, आइस एक फेज है, वाटर डिफरेंट फेज है क्योंकि इसके माइक्रोस्ट्रक्चर में चेंज हुआ है, वेपर इज डिफरेंट फेज, दे आर बेसिकली व्हाट, थ्री फेजेस वन कंपोनेंट सिस्टम। एवरीवन क्लियर? बाय द वे जो आपका NaCl+2 है, इसे बोलते हैं अपन ब्राइन सॉल्यूशन, इसे हम बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। इट इज इन लिक्विड फॉर्म, मींस वन फेज सिस्टम। प्लीज नोट डाउन दिस। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज कंपोनेंट एंड व्हाट इज योर बेसिकली कंपाउंड क्या होता है, कंपोनेंट क्या होता है। अब आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। क्लियर एवरीवन? यहां तक क्लियर है सबको? शुड आई मूव, आगे बढ़े? चलिए, अगर मेरे प्यारे भाई बहनों हम एक कंपोनेंट का स्टडी करते हैं फेज डायग्राम में, उसे बोलते हैं अपन यूनिरी फेज डायग्राम। इफ आई स्टडी ऑन सिंगल कंपोनेंट, सिंगल कंपोनेंट की बात करेंगे, तो डायनेमिक्स में किया होगा सिंगल कंपोनेंट का फेज डायग्राम, जहां पे आपको ट्रिपल पॉइंट मिला होगा। एवरीवन किया है कि नहीं? ट्रिपल पॉइंट, जहां पे आपने सिंगल कंपोनेंट का स्टडी किया है H2O का इन थर्मोडायनेमिक्स, इसे बोलते हैं अपन यूनिरी फेज डायग्राम, इसे बोलते हैं अपन यूनिरी फेज डायग्राम, इसे बोलते हैं अपन यूनिरी फेज डायग्राम।
सिमिलरली अगर बाइनरी कंपोनेंट की बात करें, यहां मैं कहूं टू कंपोनेंट की बात करें, जस्ट टू कंपोनेंट की हम बात करेंगे, टू कंपोनेंट का फेज डायग्राम हम देखने वाले हैं, जिसे बोलेंगे अपन बाइनरी फेज डायग्राम। टॉक, दिस इज बेसिकली कॉल्ड योर बाइनरी फेज डायग्राम, बाइनरी फेज डायग्राम, इसे बोलेंगे अपन बाइनरी फेज डायग्राम। तो माय डियर, हमारे जो कोर्स में है ये आपने थर्मोडायनामिक्स पढ़ चुका है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं मेटल साइंस में, दिस बेसिकली व्हाट योर टू कंपोनेंट सिस्टम या टू कंपोनेंट सिस्टम बोलते हैं बाइनरी फेज डायग्राम, बाइनरी फेज डायग्राम। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम। द नेक्स्ट पॉइंट इज बेसिकली व्हाट? डिग्री ऑफ फ्रीडम। डेफिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर मैं बात करूं व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, जस्ट नोट डाउन डेफिनेशन। It is the number of, it is number of independent and intensive number of independent and intensive variable which is which can be varied, which can be varied arbitrarily as well as simultaneously, without affecting the state of, affecting the state of system. Not on definition of Gibbs, I can say degree of freedom. Then we talk about this, how we can find the degree of freedom. देखो माइंड क्या है? It is the number of independent and intensive ऐसे variables, माय डियर, जिनको अपन या तो अकेले आगे बढ़ाए या पीछे रह जाए। मतलब मान लीजिए आपके पास दो वेरिएबल है, प्रेशर और टेम्परेचर। अगर किसी भी स्टेट में, अच्छा मान लीजिए आपका जो अगर हम बात करें H2O का, अगर किसी भी, जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं इस, ध्यान से देखिएगा, आपने देखा होगा इन योर थर्मोडायनामिक्स कुछ ऐसा प्रेशर और टेम्परेचर, ऐसा डायग्राम पढ़ते हैं लाइक दैट, ऐसा कुछ पढ़ते हैं। दिस इज बेसिकली कॉल्ड योर ट्रिपल पॉइंट। नाउ देन व्हाट इज योर डिग्री ऑफ फ्रीडम? ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं, ध्यान समझिएगा, इस पॉइंट पे अगर मैं ओनली प्रेशर को बढ़ाता हूं, ओनली प्रेशर को बढ़ाऊं थोड़ा सा, तो क्या इसकी स्टेट में चेंज हुआ? अगर मैं यहां पे ओनली प्रेशर को बढ़ाऊं थोड़ा सा, तो क्या इसकी स्टेट में, मान लीजिए आपको पता है ये वेपर होता है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे माय डियर आपका आइस है, ये आपको पता है माय डियर, आपने पढ़ा होगा। जहां पे तीनों मिलेंगे इसे ट्रिपल पॉइंट बोलेंगे, ये भी आपको पता है इन योर थर्मोडायनामिक्स। यहां इस पॉइंट की बात करें तो अगर मैं थोड़ा सा इसको प्रेशर को बढ़ाऊं तो क्या इसकी स्टेट चेंज हो रही है? नहीं हो रही है। अगर टेम्परेचर बढ़ाऊं तो क्या इसकी स्टेट हो रही चेंज? बोले नहीं हो रही है सर। प्रेशर कम करूं तो भी नहीं हो रही है, टेम्परेचर कम करूं तो भी नहीं हो रही है। ये तो हुआ आर्बिट्रेरली। नाउ इफ आई डू विथ साइमल्टेनियस, साथ साथ प्रेशर और टेम्प दोनों को बढ़ाओ, चेंज हुआ? नहीं हुआ। चेंज हुआ? नहीं हुआ। स्टेट चेंज हुआ? नहीं हुआ। मतलब क्या? आपने प्रेशर और टेम्परेचर दो वेरिएबल को आर्बिट्रेरली सिंगल आगे बढ़ाया, कम किया, ज्यादा किया, या साइमल्टेनियसली साथ साथ भी हमने क्या किया? इंक्रीज किया, डिक्रीज किया, तो भी ये अपनी स्टेट में ही है, ये आपकी वेपर की वेपर फॉर्म में है,
तो यहाँ पे दो वेरिएबल आपको दिखाई दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? 2। कितना हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम? 2। यही आपकी डेफिनेशन है। इट इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एंड इंटेंसिव वेरिएबल विच कैन बी वेरीड, जिसको अगर आप वेरी बदलो आर्बिट्रेली, मतलब सिंगल सिंगल तरीके से, या एज वेल एज साइमल्टेनियसली, साथ साथ एक साथ अगर चेंज करो विदाउट अफेक्टिंग द स्टेट ऑफ सिस्टम, ऐसा वेरिएबल्स को बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 2 है। नाउ अब गिब्स ने एक रूल दिया था, उसने एक फॉर्मूला दिया। व्हाट इज गिब्स फेज रूल माय डियर? व्हाट इज गिब्स फेज रूल? गिब्स ने एक फॉर्मूला दिया डिग्री ऑफ फ्रीडम जानने के लिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू। ये जो सी माइनस पी प्लस टू फॉर्मूला है, इट इज अप्लाइड फॉर थर्मोडायनेमिक्स। व्हाई? बिकॉज यहां पे जो आपको सी दिखाई दे रहा है एवरीवन, यहां पे सी क्या है? आपका कंपोनेंट, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। व्हाट इज पी? पी है आपका फेज, नंबर ऑफ फेज। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ फेज। और यहां पे जो 2 है माइंड, वो दिखा रहा है आपके प्रेशर और टेम्परेचर को, कि यहां पे दो वेरिएबल है, प्रेशर और टेम्परेचर। जस्ट नोट इट डाउन, इसलिए यहां पे 2 लिखा है। सबको दिखाई दे रहा है ना? या जूम करूं? बताओ। इट इज क्लियरली विजिबल टू एवरीवन और नॉट? अरे समझ में आया डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? क्लियर? व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम? डन हो गया? डन। तो ये जो आपने फॉर्मूला देखा है C माइनस पी प्लस टू, दिस इज बेसिकली अप्लाइड फॉर योर थर्मोडायनामिक्स माय डियर। पर अगर हम मटेरियल साइंस की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट मटेरियल साइंस, यहां पे हम ऐसे एज्यूम करते हैं कि जो भी आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है, हम ऐसा एज्यूम करते हैं यहां पे प्रेशर जो है हम कांस्टेंट मानते हैं, जस्ट वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर? यहां जो हम प्रेशर मान रहे हैं माइंड, वो बिल्कुल हम कांस्टेंट मान रहे हैं। बोलो क्लियर है? यहां पे इस पर्टिकुलर मटेरियल साइंस में हम जो प्रेशर मानने वाले हैं, दैट विल बी कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो बोलो यार 2 के जगह क्या आएगा? 1 आएगा। हमारे पास वेरिएबल क्या है? ओनली टेम्परेचर है। क्लियर? उसे बोलेंगे अपन मॉडिफाइड फेज रूल, उसे हम बोलेंगे मॉडिफाइड और कंडेंस्ड फेज रूल। और इन मटेरियल साइंस हम ये लगाने वाले हैं मॉडिफाइड एंड कंडेंस्ड फेज रूल। मॉडिफाइड एंड कंडेंस्ड फेज रूल ये दिखा रहा है आपका F इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू C माइनस पी प्लस 1। 1 का मतलब क्या है? इट शोज ओनली टेम्परेचर इज वेरिएबल माय डियर, ओनली टेम्परेचर इज वेरिएबल। तो हमने प्रेशर को कांस्टेंट मान लिया है, ये आप लगाएंगे अपन मटेरियल साइंस में C माइनस पी प्लस 1, जहां पे C क्या है? सिमिलर कंपोनेंट है, P इज नंबर ऑफ फेज एंड F इज बेसिकली व्हाट? डिग्री ऑफ फ्रीडम। आई होप क्लियर होगा आपको, है ना? हमने यहाँ पे इसको 1 माना है, इसलिए हमने यहाँ पे टी लिखा है ओनली।
क्लियर, डन। सर नॉट फुल्ली विजिबल, किसको जूम करूं बताओ? दीक्षांत कहां तक लिख लिया है, क्या दिख नहीं रहा है मुझे बताओ, मैं जूम कर देता हूं। कौन सा पार्ट दिखाई दे रहा है मुझे बताएं ताकि मैं जूम कर दूं उसको। नाउ विजिबल, राइट साइड इक्वेशन, मॉडिफाइड एंड कंडेंस्ड फेज रूल। नाउ क्लियर, अब विजिबल है। नाउ विजिबल, दीक्षांत हो गया, डन हो गया सबका, सब लिख लिया, चलिए वेरी गुड। नाउ हम देखते हैं, जैसे मैंने बोला था कोई भी एक सॉलिड है वो अगर अपने फेस को चेंज कर रहा है, मतलब उसके माइक्रो स्ट्रक्चर में अगर चेंज हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो डिफरेंट फेस कहलाएगा। आपने ये चीज महसूस भी किया होगा, जस्ट अगर आपने बचपन में कार्बन का एलोट्रोपी देखा होगा, एलोट्रोपी ऑफ कार्बन, कार्बन की अपर रूपता, जिस कार्बन फ्लोरीन ग्रेफाइट क्या करते हैं, आपका है तो कार्बन ही, उसे अब हाई टेम्परेचर प्रेशर पे ट्रीट किया। जैसे ही आप कार्बन को हाई प्रेशर के साथ साथ हाई टेम्परेचर पे ट्रीट करते हो, कहीं ना कहीं उसके जो माइक्रो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज होता है, और जैसे ही उसके माइक्रो स्ट्रक्चर होता है माइडिया, उसकी प्रॉपर्टी में चेंज होता है। और प्रॉपर्टी में चेंज हुआ तो आप देख सकते हो डायमंड बना है, ग्रेफाइट बना है। अगर कार्बन को हाई टेम्परेचर प्रेशर पे गर्म करोगे ना तो आपका ग्रेफाइट बन जाएगा माय डियर, तो आई कैन से डायमंड बन जाएगा। तो कैसे ये अपनी प्रॉपर्टी चेंज, उनको आप फेस सिखाएंगे, इन्हें आप फेस सिखाएंगे माय डियर। तो ऐसे कार्बन का हमने देखा, ऐसे हम देखने वाले हैं आयरन ऑल्सो शोज द एलोट्रोपी एट इट्स सॉलिड रीजन माय डियर। उसे हम कहते हैं आयरन का एलोट्रोपी, या उसे हम कहेंगे कूलिंग कर्व ऑफ आयरन। जस्ट नोट डाउन द हेडिंग ओवर हियर, नेक्स्ट हेडिंग, कूलिंग कर्व ऑफ आयरन, कूलिंग कर्व ऑफ आयरन, या मैं कहूं इसे एलोट्रोपी ऑफ आयरन। कैसे आयरन अलग अलग फेस शो करता है, जिस बात करने वाले हैं। एक बात ध्यान से देखिएगा, आपका आपका अगर माय फ्रेंड प्योर मेटल अगर है, प्योर मेटल, तो वो जो आपका प्योर मेटल होगा वो कांस्टेंट टेम्परेचर में अपनी फेस को चेंज करेगा। क्लियर, जैसे मान लीजिए आपका आयरन है, समझिए अच्छे से ना, यहां पे मान लीजिए मैं रखता हूं टेम्परेचर at this side, if I y axis is basically what your temperature my dear, clear, और here I can say time, ये मान लीजिए आपका टाइम है t। नाउ आपको पता है हमने मान लीजिए आयरन को गर्म किया और मान लीजिए बेसिकली इसके मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर की बात करें आयरन का 1535 डिग्री सेल्सियस, 1535 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, नाउ अब 1535 1535 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आपका आयरन किस फेज में होगा माय डियर, लिक्विड फेज में होगा एवरीवन, वेरी गुड।
लिक्विड फेज, ये बात तो तय है सर कि इसके ऊपर जो आपका आयन होगा इट इज इन लिक्विड फेज, ये बात तो तय है सर, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके ऊपर क्या होगा, वो लिक्विड फेज में होगा ना। जैसे ही आपने आयरन को 1535 के नीचे लाए, माय डियर, आपका जो आयरन है, बेसिकली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्योर आयरन का, यहाँ पे कोई एलॉय नहीं है, ठीक है, हम प्योर आयरन की बात करने वाले हैं। अगर हम प्योर आयरन की बात करते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, ध्यान सुनिएगा, तो प्योर मेटल कोई भी हो, कोई भी आपका प्योर मेटल हो, वो कांस्टेंट टेम्परेचर में अपने फेस को चेंज करता है, जस्ट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। क्लियर? जहां भी कांस्टेंट टेम्परेचर हुआ, टाइम निकला, टाइम बढ़ रहा है, लेकिन वो कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब वो अपने फेस को चेंज कर रहा है। इट इज द ब्यूटी ऑफ योर प्योर मेटल्स। जैसे अगर जैसे ही मैंने 1535 पे रखा आयरन को, तो इसके ऊपर तो लिक्विड हो गया, इसके ऊपर तो मैंने आपका लिक्विड हो गया, लेकिन एट 1535 डिग्री सेल्सियस हमने ऑब्जर्व किया सर टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन आपका फेस जो है वो बेसिकली आपका टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, लेकिन माय डियर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो कहीं ना कहीं आपका जो लिक्विड है, या मैं कहूं आपका जो आयरन है, वो फेस को चेंज करने वाला है, जस्ट लाइक दैट। क्लियर? और हमने फिर इसे कूल किया, तो हमने देखा एट 1400 डिग्री सेल्सियस, एट 1400 डिग्री सेल्सियस माय डियर, हमने ये देखा अगेन वही प्रोसेस हो रहा है। टाइम तो बढ़ रहा था, लेकिन माय डियर फ्रेंड आपका टेम्परेचर जो है डाउन नहीं हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं प्योर आयरन अपनी फेस को चेंज कर रहा है। तो यहां हमने देखा सर अगेन वही प्रोसेस, सर टाइम तो बढ़ रहा था, लेकिन हमने देखा यहां पे आयरन अपनी बेसिकली आपका चेंज तो हो रहा है, टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कहीं ना कहीं उन्हें फेस को चेंज करना होगा, जस्ट लाइक दैट। और फिर हमने टाइम बढ़ाया, कुछ हमने कूल किया, इसे कूल किया, तो हमने देखा इट ऑल्सो हैपन एट माय डियर 910 डिग्री सेल्सियस, इट्स ऑल्सो हैपन एट 910 डिग्री सेल्सियस। अगेन लाइक दैट। क्लियर? समझेंगे अच्छे से। हमने क्या किया, आयरन था भाई, ये बात तो तय है इस लिक्विड के नीचे ये पूरा की पूरा जो फेज है वो सॉलिड है, ये बात तो क्लियर है सबको? बताओ भाई, ये तो क्लियर है, ये पूरा सॉलिड है, क्योंकि आपका आयरन 1535 के ऊपर क्या था, लिक्विड था, इसके नीचे पूरा पूरा क्या सॉलिड है। नाउ अब हम बात करें, जैसे ही 1535 पे आए, कांस्टेंट टेम्परेचर पे आपने देखा आयरन टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब कहीं ना कहीं वो अपने फेस को चेंज कर रहा है। अब देखो फेस को चेंज करने का मतलब क्या, ये है सॉलिड ही, मान लीजिए आपका सॉलिड है, वो किसी माइक्रो स्ट्रक्चर है, उसका कुछ ना कोई माइक्रो स्ट्रक्चर है। जैसे आप 1400 पे आए, जैसे ही आप 1400 पे आए माय डियर, वो वापस वही नेचर शो करने लग गया, मतलब उसका जो है टाइम बढ़ रहा है, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब वो फेस को चेंज कर रहा है। फेस को चेंज करने का मतलब क्या माय डियर, इसका मतलब यह है एट 1400 सेल्सियस उसके माइक्रो स्ट्रक्चर में चेंज हुआ है, किसके, आयरन के, इन सॉलिड ओनली, ओनली इन सॉलिड में ही आपका माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, और ड्यू टू चेंज इन माइक्रो स्ट्रक्चर आयरन अपनी प्रॉपर्टी को चेंज कर रहा है। अगेन हमने देखा 910 डिग्री सेल्सियस पे हमने ये देखा सिमिलर सेम प्रोसेस विल बी हैपन, कांस्टेंट टेम्परेचर, टाइम बढ़ रहा है, मतलब क्या, आयरन कहीं ना कहीं अपनी फेस को चेंज कर रहा है, मतलब माइक्रो स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है। अब कौन कौन से माइक्रो स्ट्रक्चर बनते हैं, ध्यान दें एक बार, यहां पे आपका है बीसीसी, यहां पे आपका माइक्रो स्ट्रक्चर था बीसीसी इन बिटवीन 1400 टू 1535 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही मेरे प्यारे भाई बहनों आपका आयरन 1400 पे आया, उसका माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज हुआ, तो कुछ ऐसा चेंज हुआ कि वो बीसीसी से आपका एफसीसी बन गया। अगर एफसीसी बना होगा तो कहीं ना कहीं इसकी प्रॉपर्टी चेंज आया होगा, क्योंकि बीसीसी का प्रॉपर्टी अलग है, एफसीसी का प्रॉपर्टी अलग है। क्लियर? और जैसे ही 910 के नीचे हमने देखा, इट्स आल्सो वापस कन्वर्टेड टू योर बीसीसी स्ट्रक्चर एट योर रूम टेम्परेचर माय डियर। तो यहां से समझ में क्या आ रहा है सर, ये पूरा था तो सॉलिड ही, सॉलिड में भी आपकी तीन फेज है,
दे आर डिफरेंट डिफरेंट फेजेस. व्हाट, व्हाई दीज आर फेजेस? फेजेस क्यों है? इन्होंने क्यों बोला 3 फेज है? ऐसा तो नहीं है सर यहाँ पे सॉलिड है, लिक्विड है, कैसे? नहीं नहीं, ये पूरा सॉलिड है, लेकिन हमने ये कहा सर यहाँ पे इसके माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज हो रहे हैं, और ड्यू टू चेंज इन माइक्रो स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज आर चेंज्ड. प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, तो हमने बोला इसे डिफरेंट डिफरेंट फेज. ये है माय डियर तीनों क्या आपके सॉलिड फॉर्म में. अगर तीनों ही सॉलिड है तो हम इसे कुछ नाम देते हैं. इसे बोला हमने डेल्टा आयरन, इसे हमने बोला डेल्टा आयरन, जिस हम नाम दे रहे हैं डेल्टा आयरन. इसे बोलते हैं अपन गामा आयरन, इसे बोलते हैं अपन अल्फा आयरन. अल्फा, गामा, डेल्टा, दे आर जस्ट ग्रीक लेटर्स. ये बस शो कर रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट फेज है और कुछ नहीं. ऐसा मतलब अल्फा क्यों लिखा? अल्फा इसलिए लिखा सर ये शो कर रहा है कि सॉलिड है और डिफरेंट फेज में है. गामा ये डिफरेंट फेज में, डेल्टा डिफरेंट फेज में, बट दे ऑल आर सॉलिड. जो गामा आयरन है माइडर, उसे अपन बोलते हैं ऑस्टेनाइट, उसे अपन बोलते हैं ऑस्टेनाइट. और अल्फा आयरन को बोलते हैं अपन अल्फा फेराइट. अल्फा, इसे बोलते हैं अपन डेल्टा आयरन. क्लियर? अपन डेल्टा आयरन. सो एग्जाम में काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पर्टिकुलर कूलिंग कर्व ऑफ आयरन से. बोला गया कि 910 से 1400 पे आयरन में कैसा माइक्रो स्ट्रक्चर होगा, तो आपका जवाब होगा एफसीसी, या इसे बोलते हैं अपन ऑस्टेनाइट. सिमिलरली इन दिस केस बीसीसी डेल्टा आयरन, इस केस में बीसीसी अल्फा आयरन. एक और बात, यहां पे एक पॉइंट था 768 डिग्री सेल्सियस. मैडम क्यूरी ने यहां पे ऑब्जर्व किया माय डियर, मैडम क्यूरी ने ऑब्जर्व किया, उन्होंने बात दिल पे ले लिया कि अरे अगर ऐसा है कि माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, प्रॉपर्टी में चेंज हो रहा है, तो मैं तो टेस्ट करती हूं. उन्होंने कहा एट 768 डिग्री सेल्सियस जो आपका आयरन है वो अपनी मैग्नेटिक, आई कैन से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज कर रहा है. अबाउट 768 डिग्री सेल्सियस आयरन लूजेस इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. ये बोला मैडम क्यूरी ने, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. उन्होंने कहा सर कि अगर ऐसा है कि अगर आयरन अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज कर रहा है, अगर प्रॉपर्टी में चेंज हो रहा है 768 के ऊपर, तो कहीं ना कहीं इसको भी डिफरेंट फेज का नाम दो भाई. अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट? कॉन्सेप्ट क्या है कि भैया जैसा ही प्रॉपर्टी में चेंज हुआ 768 के ऊपर, आप तो इसे अलग नाम दीजिए सर, ये तो डिफरेंट फेज है. नहीं, उनको ऐसा बोला गया, जब अच्छे से देखा गया मेटलर्जिकल माइक्रोस्कोप से देखा गया 768 के ऊपर 910 तक आपका जो आयरन है वो बीसीसी ही शो कर रहा है. क्लियर? तो इसलिए इस पर्टिकुलर जो आपका 768 डिग्री सेल्सियस है, इसे हम बोलते हैं क्यूरीज टेम्परेचर. इसे हम बोलते हैं हमारे फ्रेंड, क्योंकि ये मैडम क्यूरी ने बताया था, इसे हम बोलते हैं आपका क्यूरीज टेम्परेचर. क्लियर? इसे हमने बोला क्यूरीज टेम्परेचर 760 डिग्री सेल्सियस. क्यूरीज टेम्परेचर, मैडम क्यूरी ने बताया था ये चीज कि आयरन लूजेस इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. नो डाउट इज वेरी इंपॉर्टेंट कूलिंग कर्व ऑफ आयरन. काफी एग्जाम में से क्वेश्चन बन जाते हैं, कुछ भी पूछ सकता है इसमें से, कुछ भी. in between I can say at room temperature what is the iron microstructure? Your alpha. in between this आपको कुछ भी पूछ सकता है. डेल्टा आयरन का क्या होगा स्ट्रक्चर, गामा क्या होगा, अल्फा क्या होगा. यू हैव टू रिमेंबर दिस ग्राफ ओनली. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन. प्लीज नोट डाउन केयरफुली. प्लीज नोट डाउन केयरफुली माय डियर. हो जाए तो बोल देना डन.
डन एवरीवन? जूम करना है क्या अगर नहीं दिख रहा है तो? इट इज बेसिकली फॉर प्योर आयरन, है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। प्योर कोई मेटल होगा तो कांस्टेंट टेम्परेचर में फेस को चेंज करेगा। देख रहे हो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये भी कांस्टेंट टेम्परेचर था, यहाँ फेस चेंज हुआ, ये भी कांस्टेंट टेम्परेचर, यहाँ फेस चेंज हुआ, ये कांस्टेंट टेम्परेचर आ गए। ये बीसीसी इसलिए है भूषण, हमने जब एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर से देखा होगा, ये सब एक्सपेरिमेंट्स किए गए, ये एक एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया था, यहां पे द मेनी टाइम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट किए गए, एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर से देखा कि एट दिस टेम्परेचर व्हाट इज द बेसिकली माइक्रो स्ट्रक्चर चेंजेस इन आयरन, उसके हिसाब से ये आपने लिखा है यहां पे। क्लियर हुआ? कोई बेसिक रीजन नहीं है इस चीज का। क्लियर? कहीं ना कहीं माइक्रो स्ट्रक्चर में चेंज हुआ है, एटम्स की पोजीशन में चेंज हुआ है, जैसे ही एफसी से बीसीसी लाए एटम पोजीशन चेंज हुआ होगा, एटम का डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा माय डियर, और जैसे ही एटम के डिस्प्लेसमेंट में चेंज हुआ तो कहीं ना कहीं वो बीसीसी स्ट्रक्चर बनने लग गया। इट इज जस्ट विद एक्सपेरिमेंट्स माय डियर। क्लियर? फेज डायग्राम जो बने हैं वो एक्सपेरिमेंट से बने हैं, एक एक्सपेरिमेंट से नहीं, हजारों एक्सपेरिमेंट किए हैं माय डियर, तब कहीं जाके ये फेज डायग्राम बने होंगे। आगे पढ़ेंगे आयरन आयरन कार्बन फेज डायग्राम, उसमें भी आप ऐसा ही कुछ समझ सीखने वाले हैं। वेरी ब्यूटीफुल फेज डायग्राम माय डियर, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। डन? क्लियर? देखिए, अब अगर आप एक क्वेश्चन और भी अच्छे से चाहते हैं समझना, जैसे भूषण ने पूछा कि सर यहाँ बीसीसी क्यों, देखो मैंने आपको पहले भी आइडिया दिया इस चीज का कि जो एटम्स वगैरह हैं, जैसे मान लीजिए एटम एफसीसी में है, ठीक है, और जैसे ही उनका टेम्परेचर बढ़ाया गया तो एटम्स जिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में अपनी मिनिमम एनर्जी खर्च करके स्टेबल होना चाहेंगे, वो फट से वो स्ट्रक्चर ले लेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पे एफसीसी में देखा गया, जैसे ही यहां पे एफसीसी के एलिमेंट्स को हमने गर्म किया होगा, एटम गर्म किया होगा, हीट दिया होगा, एटम से मूवमेंट हुआ होगा, और एटम्स जो है उस स्ट्रक्चर में जाके बनते हैं जहां पे वो मिनिमम एनर्जी खर्च करके स्टेबल बन जाए, है कि नहीं? इसलिए यहाँ पे एफसीसी का बेसिक काउंट हुआ होगा, है ना, समटाइम्स लाइक दैट, आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर भूषण? नाउ आगे बात करते हैं। Now starting with your binary phase diagram. Binary phase diagram. Binary का मतलब क्या? टू कंपोनेंट फेज डायग्राम। क्लियर? टू कंपोनेंट फेज डायग्राम, ध्यान से देखिए, व्हाट इज बाइनरी फेज डायग्राम। नाउ अब देखो कैसे बनाते हैं बाइनरी फेज डायग्राम, कैसे ड्रॉ होते हैं। जस्ट आई वांट टू गिव एग्जांपल ऑफ कॉपर निकल फेज डायग्राम, इट्स वेरी यूनिक फेज डायग्राम। नाउ अगर मान लीजिए मैं प्योर कॉपर लेता हूं, ध्यान समझिएगा माय डियर, अगर मान लीजिए मैं प्योर कॉपर लेता हूं, इज जस्ट प्योर कॉपर, प्योर का मतलब क्या, 100% यहाँ पे कॉपर ही है, इज नो एलॉइंग एलिमेंट, 100% कॉपर। क्लियर?
अगर मैं 100% कॉपर, प्योर कॉपर गर्म करता हूं, ये आपका मान लीजिए टेम्परेचर एक्सिस है। दिस बेसिकली व्हाट योर टेम्परेचर एक्सिस। अगर ये टेम्परेचर एक्सिस है माय डियर, और आपने अभी ओनली टेम्परेचर एक्सिस पे ही कॉपर को ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो आपने देखा एट 1085 डिग्री सेल्सियस, एट माय डियर 1085 डिग्री सेल्सियस, एट दिस पॉइंट मान लीजिए ये 1085 डिग्री सेल्सियस है। एट 1085 अगर मान लीजिए इसका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर, कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर 1085 है, इसका मतलब क्या, यहां तक तो सॉलिड था, सॉलिड 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 एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि वापस हम बात करें प्योर है, प्योर कॉपर है माय डियर, जो भी प्योर मेटल्स होंगे वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे अपने फेस को चेंज करते हैं, ये आपको पता है। तो हमने कहा सर ये मान लीजिए यहाँ पे आपने सॉलिड 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 सॉलिड, ये आपका सॉलिड, और जस्ट इस कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या बन गया, लिक्विड बन गया, फेस को चेंज कर दिया। सिमिलरली इफ आई ड्रॉ द निकल, 100% निकल माय हियर, टेम्परेचर एक्सिस पे बनाएंगे 100% निकल को, दिस इज बेसिकली व्हाट 100% निकल। इस 100% निकल को मेरे प्यारे भाई बहनों हमने टेम्परेचर एक्सिस पे देखा, हमने ये पाया कि निकल का जो आपका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर है कहीं ना कहीं आपका यहां रेंज कर रहा है 1453 डिग्री सेल्सियस, 1453 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या, दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ योर निकल, प्योर निकल। तो मैं कह सकता हूं क्या सर, यहां पे भी क्या होगा, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, जस्ट इस कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये अपनी फेस को चेंज कर दिया होगा। वेरी क्लियर एवरीवन, बिकॉज दे आर मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर। नाउ अगर मैं अब एलॉय की बात करने वाला हूं, जस्ट कंपोजिशन की, अभी हमने ओनली एक एक्सिस देखा है टेम्परेचर का। अब अगर मैं यहां पे कंपोजिशन की बात करूं, जस्ट लाइक दैट, दिस बेसिकली वेट परसेंट, ध्यान समझिएगा, एट दिस साइड, व्हाट डू थिंक, एट दिस साइड माय डियर, अगर हम कोई भी ग्राफ बनाए, अगर हम माय डियर कोई भी ग्राफ बनाते हैं और ऐसा अपन साइन लगाते हैं, इसका मतलब क्या, इस डायरेक्शन में जो भी आप या कंपोनेंट या कुछ भी आप प्रॉपर्टी लेने वाले हो वो बढ़ रहा है। क्लियर, तो यहां से आपको समझ में क्या आ रहा है, अगर यहां लिखता हूं मैं 100% कॉपर, तो इसका मतलब क्या, 0% निकल। यहां पे 100% निकल लिखा है, इसका मतलब क्या, यहां पे 0% कॉपर, कोई दिक्कत नहीं। तो एट दिस डायरेक्शन मुझे बताओ क्या बढ़ रहा है, कॉपर बढ़ रहा है, निकल बढ़ रहा है, एट दिस डायरेक्शन एवरीवन। इफ आई गोइंग टू लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन, what increasing, nickel, very good, because there is 0% nickel, ये 100% निकल। तो यहां पे हम देखते हैं वेट परसेंट ऑफ निकल, जो भी राइट साइड में होगा उसका ही हम लिखेंगे यहां पे वेट परसेंट एट दिस एक्सिस। मतलब अगर मैं यहां पे लिखता हूं, अगर मैं यहां पे लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस इज बेसिकली व्हाट 10 20 30 40 50 60 70 80 90, जो परसेंट आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, दे ऑल आर वेट परसेंट ऑफ निकल। अगर कहूं 60%, इसका मतलब क्या होगा, 60% ऑफ निकल, बाय डिफॉल्ट 40% आपका कॉपर है। क्लियर, तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, दे आर व्हाट, वेट परसेंट ऑफ निकल माय डियर। क्लियर हुआ, अगर 70% नाम दे दे तो 70% का मतलब क्या सर, 70% निकल है, बाय डिफॉल्ट आपका 30% कॉपर तो है ही, उसमें कहने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो मतलब जो राइट साइड में होगा उसका अपन क्या लेंगे, यहां पे वेट परसेंट लेते हैं। क्लियर नाउ, अब हमने ये देखा सर प्योर कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर 1085 है, प्योर निकल का मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर 1453 है। इफ आई टॉक अबाउट 50% कॉपर 50% निकल, अगर मैं ऐसा देखूं सर, अगर मैं ऑब्जर्व करता हूं कि 50% कॉपर एंड 50% निकल का मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ऐसा कर लीजिए, जस्ट एक ह्यूमन थिंक है, इन दोनों का ले लीजिए एवरेज, वही होगा। जस्ट अगर आप सोचें तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि सर दोनों का एवरेज लेंगे, 50% की बात की है तो
लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखते हैं तो ऐसा नहीं होता है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता माय डियर। प्रैक्टिकली हमने देखा कि जो आपका 50% कॉपर 50 निकल है वो फेस चेंज कहीं यहां पे कर रहा है और प्योरली मेल्ट कहीं यहां पे हो रहा है, दैट पॉइंट। सिमिलरली हमने सब पे चेक किया, 40% निकल 60% कॉपर पे चेक किया, तो कहीं ना कहीं आपका कहीं कहीं ऐसा आया। जहां से देखिए सबका मैंने पॉइंट बनाया, जैसे मान लीजिए मैं 50% बनाता हूं, कुछ ऐसा ऐसा आया, 40 बनाऊं तो ऐसा ऐसा आया होगा, इसको ऐसा आया होगा। मतलब क्या, इन सब पॉइंट्स को हमने क्या किया, एक लाइन लोकस बनाया, एक लाइन बनाया, तो हमने ये पाया, ध्यान से देखिएगा, कुछ ऐसा हमें ग्राफ देखने को मिला, कुछ ऐसा हमें ग्राफ देखने को मिला। इसका मतलब क्या है हमारी, ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब यह है कि जब मैंने 50% कॉपर है 50% निकल को देखा, तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा मेरे प्यारे भाई बहनों, एट दिस पॉइंट यहां से यहां सॉलिड था, यहां पे ये अपनी फेस को चेंज करना शुरू हुआ है, सॉलिड से लिक्विड बनना शुरू हुआ है। एंड एट दिस पॉइंट माय डियर, एट दिस पॉइंट ध्यान समझिएगा, ये पूरा की पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ये पूरा पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। मतलब अगर एलॉय की बात करें माय डियर, अगर एलॉय की बात करें तो वो एक रेंज ऑफ टेम्परेचर में अपनी फेस को चेंज करते हैं। देखो यहां पे भी कुछ टेम्परेचर है माय डियर, यहां पे टेम्परेचर है, तो बेसिकली जो एलॉयज है 30% निकल 40% आई कैन से 70% कॉपर, जो भी एलॉयज है दे ऑल आर चेंजिंग इट्स फेस विद अ रेंज ऑफ टेम्परेचर माय डियर। वेयर अगर मैं प्योर की बात करूं, जस्ट एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे आपका फेस चेंज हो गया, इस बात ध्यान रखिएगा। मतलब क्या, जब हमने सभी का बनाया, सबका हमने बनाया ऐसा, लोकस लिया होगा 70% निकला, तो देखा सर इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, इस टेम्परेचर पे ये अपनी फेस को चेंज कर रहा है और पूरा की पूरा फेस को चेंज कर रहा है कुछ इस पॉइंट पे। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर दे ऑल आर इन लिक्विड स्टेट, ये पूरे के पूरे क्या है, आपके लिक्विड स्टेट में है माय डियर, ये पूरे पूरे इसमें आपके लिक्विड स्टेट में। क्लियर, ये आपके हैं लिक्विड स्टेट में। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट बिलो दिस लाइन, बिलो दिस लाइन यहां पे क्या है, पूरा सॉलिड है। क्लियर, हमने सब चेक किया तो भाई यहां तो सॉलिड होगा ना, इस पॉइंट के बाद, इस लाइन के बाद क्या बने, ये मिक्सचर की फॉर्म में बने एवरीवन। क्लियर, तो दिस इज बेसिकली जो ये आपको दिखाई दे रही है, ये जो जोन है, ये क्या है आपके पूरा सॉलिड है, ये पूरा क्या है हमारे फ्रेंड, सॉलिड है, दिस इज सॉलिड। और जो बीच वाला जोन है, यहां पे मिक्सचर है सॉलिड प्लस लिक्विड का, सॉलिड प्लस लिक्विड माय डियर। इस जोन को बोलते हैं अपन मुशी जोन, इस जोन को बोलते हैं अपन माय डियर मुशी जोन। यहां पे क्या है आपका मिक्सचर है, बेसिकली मुशी जोन। मतलब अगर मैं मान 30% की बात करता हूं, 30% की बात करूं सर, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपका 30% अगर निकल 70% कॉपर है माय डियर, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका जो ये एलॉय है वो क्या कर रहा है, वो आपका फेस को चेंज कर रहा है। क्लियर, और एक रेंज ऑफ टेम्परेचर के बाद वो प्योर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो फेस डायग्राम हमें क्या क्या दिखा रहा है, ये सब दिखा रहा है माय डियर, कि किस पर्टिकुलर एलॉय की बात करें तो कौन सा एलॉय किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किस स्टेट में है, समझ में आ रहा है। अब किसी की बात कर लो, 50% की बात कर लो, आप कहोगे सर ये किस टेम्परेचर में किस स्टेट में, आप बता पाएंगे सब कुछ चीज। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, आप कहेंगे सर प्योर सॉलिड है, इसकी बात करूं सर मिक्सचर है, इस पॉइंट की बात करूंगा सर प्योर लिक्विड है। क्लियर, ऐसे बनते हैं आपके फेस डायग्राम्स। इट इज सिंपल द कॉपर निकल फेस डायग्राम माय डियर, जहां पे ये आपको पूरा पूरा क्या सॉलिड है, इट इज फुल्ली सॉल्युबिलिटी इन सॉलिड। बोलो कॉपर निकल दोनों, मैंने बताया था आपको कॉपर निकल इट इज बेसिकली व्हाट, सेम माइक्रोस्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू फोर्थ रूल ऑफ ह्यूमेरोसे साहब, अकॉर्डिंग टू फोर्थ रूल ऑफ ह्यूमेरोसे साहब। अरे बोलो, ये मैंने बताया था कि नहीं, कॉपर निकल आर बेसिकली व्हाट, सेम माइक्रोस्ट्रक्चर, so that they have complete solid solubility। एंड बताओ कॉपर निकल जो एलॉय है वो इंटरस्टिशियल है या सब्स्टिट्यूशनल है, बताएं मुझे एक बार।
Yes, copper nickel is what kind of alloy? Interstitial और substitutional? Very good. इसे हम लिखते हैं यहां पे substitutional solid solution of copper and nickel. यहां पे आपको तो दिखाई दे रहा होगा, इसे हम बोलते हैं अल्फा फेज, बिकॉज ये क्या है आपका सॉलिड फेज है, अल्फा प्लस लिक्विड, सॉलिड प्लस लिक्विड, क्लियर। यहाँ पे मिक्सचर फॉर्म में होता है। नाउ जो आपको ये लाइन दिखाई दे रही है, जस्ट इफ आई टॉक अबाउट दिस लाइन, ये जो ऊपर वाला दिखाई दे रही है, अगर मैं नाम दूं ए बी नाम देता हूं, ए बी, ये जो आपकी लाइन ए बी है वो किसी बाउंड्री बना रही है, जस्ट लिक्विड को लिक्विड प्लस सॉलिड से अलग कर रही है। जस्ट आपकी जो ए बी लाइन है, इट इज जस्ट बाउंडेड बिटवीन लिक्विड एंड लिक्विड प्लस सॉलिड। इसे बोलते हैं अपन लिक्विडस, इसे बोलते हैं अपन व्हाट, लिक्विडस। ए बी लाइन बेसिकली व्हाट योर लिक्विडस, क्लियर। सिमिलरली इफ आई टॉक दिस लाइन ए बी सी डी, लिख देता हूं सी डी, just it shows the boundary between solid plus liquid with solid, that's why it's called solidus. Just remind this point, liquid solidus, ये लाइन है जो कि लिक्विड को लिक्विड पर अलग करेगी, उसे बोलेंगे अपन लिक्विडस, और सॉलिड को सॉलिड पर अलग करेगी, उसे बोलेंगे अपन सॉलिडस। प्लीज नोट डाउन केयरफुली दिस डायग्राम। Just liquidus and solidus, just a copper nickel system, just a copper nickel system, copper nickel system, everyone clear? This is fully soluble, this is fully soluble in solid state, this is fully soluble in liquid state. लिख लिया? डन? ऐसे सिस्टम जो फुल्ली सॉलिड सॉलिबिलिटी शो करते हैं, जस्ट लाइक दैट, इन्हें बोलते हैं आइसोमोर्फस सिस्टम। इन्हें क्या बोलते हैं? आइसोमोर्फस, क्लियर? दे आर कॉल्ड एज आइसोमोर्फस। डन हो गया एवरीवन? नोट कर लिया?
क्लियर एवरीवन? डन? अरे बोल तो दो, हुआ कि नहीं? चलिए, सो कल हम पढ़ते हैं इसके आगे व्हाट इज योर आयरन कार्बाइड फेज डायग्राम, व्हाट इज योर पीबीएसएन फेज डायग्राम, हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर? सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, गुड नाइट, जय हिंद।